हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट कक्षा 6 to 8 पेपर 2 22 फरवरी 2015 में हुए एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है मुख्यतः बनी है, किससे बनी है? सिलिका और लोहे से बनी है, निकिल और लोहे से बना हुआ है, या फिर निकिल और एल्युमिनियम से बना हुआ है, या फिर सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो ये आपको बताना है कि पृथ्वी का जो आंतरिक परत है यानी कि आंतरिक जो क्रोड है वो मुख्यतः किस चीज़ से बनी हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निकिल और लोहे से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो परत है आपका, ये वाला आंतरिक क्रोड है, इसका बाहरी वाला बाह्य क्रोड। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट आपका ठोस पार्ट है, और इसका ये जो बाह्य पार्ट क्रोड है वो होता है लिक्विड में होता है थोड़ा। ठीक है, और इसके बाद ये है हमारा निचला मेंटल। ठीक है, ये निचला मेंटल है, उसके बाद फिर इसके ऊपर वाला ऊपरी मेंटल, और सबसे ऊपर वाला जो परत होता है उसको कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, उसी का आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर अनुप्रस्थ काटा जाए इसको, अगर यदि पृथ्वी को, तो देखेंगे कि ये आंतरिक क्रोड वाला पार्ट है, ये बाह्य क्रोड है, और ये निचला मेंटल है, और ये ऊपरी मेंटल है, और ऊपर वाला पार्ट जो है सो क्या है? भूपर्पटी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी गहराई दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि जो क्रोड है वो किससे मिल के बना हुआ है। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ने मतलब कह सकते हैं उसे शॉर्ट में बोला जाता है कभी कभी, निफे। क्या बोला जाता है? निफे। ध्यान रखिएगा, निफे। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे वाला परत को निफे, उसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। ठीक है, और सबसे ठीक उसके ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि Na से क्या बन रहा है? निकेल, और Fe से होता है फेरस, मतलब कि आयरन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आंतरिक परत था वो किससे बना हुआ था? लोहे, निकेल और लोहे से। तो ये निफे था। ठीक उसके ऊपर वाला जो परत होता है वो क्या होता है, किससे बना होता है? सीमा से बना होता है, यानी कि Si से क्या होता है? सिलिका, सिलिका, और Ma से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर SI से क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा यहाँ भी, और Al से क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाए आपसे कि आंतरिक परत किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये निफे से बना हुआ है। निफे भी ऑप्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर Na से निकल हो जाएगा, और Fe से फेरस हो जाएगा। उसके ऊपर वाली जो परत होता है वो होता है हमारा, क्या हो जाएगा? ये सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, और ऊपरी परत जो हमारा बना हुआ है वो सियाल से बना हुआ है, मतलब कि सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश का कारण बन सकता है? ये क्वेश्चन होगा। हाँ ठीक है, सवाल सही है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? ठीक है, बात हो रहा है यहाँ पे तटीय क्षेत्र का। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में कौन जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है? सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, या फिर ज्वार भाटा? तो देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सुनामी। सुनामी तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विनाश कर सकता है। ठीक है, और ये जो सुनामी जो शब्द है वो कहाँ से आया है? ये जापान की भाषा है। ठीक है, जापान की भाषा है, ध्यान रखिएगा, ये जापान की भाषा है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, या जलाऊ लकड़ी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जलाऊ लकड़ी को यहाँ पे हम लोग जीवाश्म ईंधन नहीं कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस को
क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। कहता है कि जीवाश्म ईंधन का मतलब है कि उनकी आपूर्ति सीमित है, उनकी आपूर्ति क्या है, सीमित है, आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वे अंततः समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष पहले पौधों और जानवरों के अपघटन से बने थे, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो लकड़ी तो उसका तो कोई जीवाश्म ईंधन तो बना नहीं, एक्चुअली में लकड़ी काट करके जला रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, तीनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इससे कारण क्या है। देखेंगे आप कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि सूर्य की किरणें विषुवत विरुद्ध पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है, यानी कि यही सही इसका आंसर होगा कि सूरज की किरणें विषुवत विरुद्ध पर सीधी पड़ती हैं और इसी स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, बाकी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता है। ये सब पॉइंट गलत है, ये पॉइंट पकड़िए सिर्फ आप, विषुवत विरुद्ध पर सीधी पड़ती हैं कब, इस स्थिति में कोई भी ध्रुव जो होता है सूरज की ओर झुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान में भी रखा जाना चाहिए कि 21 और मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए कोई स्थिति कुछ ऐसी बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला है 23 सितंबर, यहाँ पे देखेंगे कि दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे देखेंगे दिन और रात की अवधि समान होती है कब, जब वसंत विषुव होता है कब, 21 मार्च को, और यहाँ पे 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये स्थिति में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाकी एक पॉइंट याद रखिएगा कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि साल भर में, यानी कि एक वर्ष में कौन सा दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तो होता है 21 जून को। ठीक है, जबकि यहाँ देखेंगे कि 22 दिसंबर को दिन क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है, जबकि 21 जून को दिन देखेंगे सबसे बड़ा होता है, रात छोटी होती है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। ये पूछा गया सवाल है कि किस भूकंप के दौरान, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। 6 या उससे अधिक, या 5 से अधिक, या 7 से अधिक, या 2, यहाँ पर 2 से अधिक कर लीजिए। ठीक है, 2 से अधिक। ठीक है, तो किस स्केल पर वस्तुएं गिरने लगती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 6 या 6 से अधिक जब तीव्रता होता है तो ये वस्तुएं जो होती हैं वो गिरने लगती हैं। ठीक है, और ये भूकंप जो मापने के जो यंत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे रिएक्टर स्केल पर देख सकते हैं कि कितने रेंज में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। जैसे अगर 0 से लेकर के 2 के आसपास है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ पर ही दर्ज होता है, बाकी अनुभव नहीं होता हम लोग को। ठीक है, और ये देखेंगे आप यहाँ पे 7 और 7.9 के आसपास भुज में इतनी ही तीव्रता था कि इतनी ही तीव्रता का था भूकंप, यानी कि जो भुज में आया था ना भूकंप गुजरात वाले क्षेत्र में, तो इतनी का क्षेत्र का था। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 8 से 9 के बीच में तो बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अगर 10 का आ गया, 10+ तो विनाश की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा कि कितना विनाश होगा। अगर 10+ आता है, अगर रिएक्टर का स्केल पर मापा जाए तो विनाश की जो कल्पना, जो विनाश होगा उससे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अगर ये 9 और 10 के बीच में आएगा तो पृथ्वी पर आ सकती है तबाही तो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 10+ आएगा तो क्या होगा, विनाश की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है, आप चाहे तो जूम करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने रेंज पर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दीवार पर टंगी तस्वीरें गिर सकती हैं कब, जब 4 और 5 के बीच में हो। दीवारें में आ सकती हैं दरारें जब 5 और 6 के आसपास हो। ठीक है, और कमज़ोर इमारतों में नुकसान संभव। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ तो रेंज था, 6 या 6 से अधिक की बात हो रहा था यहाँ पे।
ये बात कर रहा था ना कि 6 या 6 सदी क्या होती हैं, दीवारें गिरना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर कमज़ोर इमारतों का नुकसान होना संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी का निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, बाढ़ग्रस्त मैदान, चाप झील, जल प्रपात। तो बताना आपको कौन सा निक्षेपण का कार्य परिणाम है। ये आपका ऑप्शन है विसर्प, बाढ़ग्रस्त मैदान, चाप झील या जलप्रपात। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाढ़ग्रस्त मैदान। एक्चुअली में जो निक्षेपण होता है वो क्या करता है कि जब नदियाँ अपने साथ बहुत सारे गाद ला करके जब जमा करती हैं निम्नवर्ती क्षेत्रों में, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ग्रस्त मैदान कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे विसर्प है, चाप झील है और जलप्रपात है। तो जलप्रपात तो जानते हैं कि जब बहुत ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो वहाँ पे जलप्रपात का निर्माण होता है। जबकि विसर्प क्या होता है, विसर्प देखिए यहाँ पे इस पिक्चर को देखें आप, क्या है कि ये देखिए, ये वाला आकृति देखें, है ना, ये आकृति कैसे दिख रहा है, कुछ सांप की तरह दिख रहा है ना। विसर्प, विसर्प मतलब सांप की तरह आकृति का चलना, वही क्या है, विसर्प है। तो बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती हैं जो विसर्प की तरह चलती हैं, वो विसर्प है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे चाप झील, इसी को बोला जाता है कहीं कहीं गोखुर झील। गोखुर झील बताता है कि गाय का जो पैर होता है कुछ उस तरह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये नदियाँ जो पहले थीं, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा, ये जो नदियाँ थी पहले मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से जा रही होंगी बह करके। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये नदियाँ क्या की बाद में कि ये रास्ता इधर से अपना लिए सीधा से जाना शुरू कर दी। ठीक है, क्या हुआ कि पहले तो इधर से जा रही थी, लेकिन ये नदियाँ अब क्या की कि यहाँ से इधर से ना जा करके अब शॉर्टकट अपना लिए इधर से निकल गई। तो यहाँ से ये जो नदी यहाँ पर बन गई, इस एक झील जो झील का निर्माण हो गया यहाँ पे, उसी को बोला जाता है चाप झील या गोखुर झील। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये सब जो नदियाँ हैं सब क्या है, जो छोटी छोटी दिख रहे हैं वो सब क्या है, गोखुर झील है या चाप झील ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाढ़ग्रस्त मैदान। ठीक है, क्योंकि निक्षेपण का कार्य जो होता है, चीज़ों का जमाव होता है ना, जो गाद वगैरह जो अपने साथ लेकर के आता है, तल से जो मिट्टी है, चट्टान है, सर भूभाग जो होता है जाकर के जुड़ जाना, वो सब कहाँ होता है, निक्षेपण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विसर्प, चाप झील और जलप्रपात तो होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है बेरिंग जल डमरू मध्य पानी को संकरा भाग है जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आने के ऑप्शन में यहाँ पे 3 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये बेरिंग है ना, देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे देखेंगे कि आर्कटिक ओशियन है, और इधर आपका देखेंगे कि ओशियन ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन इधर दिख रहा है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए जल डमरू मध्य क्या है, देखिए एक तो मध्य होता है बीच में, और डमरू मतलब होता है डमरू की तरह निर्माण करना, और वो किसका, जल का। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये इधर बहुत सारा बड़ा क्षेत्र इधर है, और इधर भी बहुत सारा क्षेत्र है, तो देखेंगे ये डमरू इधर भी बहुत सारा पानी, इधर भी पानी है, और ये जोड़ने का जो काम कर रहा है उसे क्या बोला जाता है, जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो कुछ इसी तरीके देखिए यहाँ पर इधर क्या है, आर्कटिक ओशियन है, इधर प्रशांत महासागर है, और ये इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ने का काम कर रहा है बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो कहीं कहीं भी आपको स्थल संधि भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये अगर ये पानी वाला है तो जल वाला जल कहलाएगा, और यही चीज़ अगर इस तरीके से होता है, इधर मान लेते हैं इधर या पानी हो गया, इधर क्या है, इधर वाटर बॉडी है और इधर स्थल है, ये वाला एरिया स्थल है, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये स्थल कहलाएगा, क्योंकि स्थल से कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, इस एरिया को इस एरिया से कनेक्टेड कौन कर रहा है, ये स्थल कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्थल डमरू मध्य कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया चीज़ें क्या है। तो ये पिक्चर को देखिए आप, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है और इधर पैसिफिक ओशियन है, दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर। ठीक है, ठीक है, क्या जाना किसको कहते हैं इसमें,
तो देखिए मत्स्य पालन है, तो मत्स्य पालन को हम लोग कहते हैं यहाँ पे पीसी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? पीसी कल्चर, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी विटी कल्चर क्या है? ये है अंगूर का जो हम लोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, उससे संबंधित है विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा आपका बागवानी से संबंधित। और सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर हो जाएगा आपका रेशम से संबंधित, रेशम उत्पादन जो करते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। बाकी और जैसे कि हमने कल बताया था फ्लोरिकल्चर, है ना, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन से है, फलों का अध्ययन से है फ्लोरिकल्चर। ठीक है। तो और बहुत सारे हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो ये सब मेन है। विटीकल्चर में बताया कि अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर तो मत्स्य ही होगा, जो इसका सही आंसर भी है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, जो कि सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 1 निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, पंपास, प्रेरीज या वेल्स? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आने की मतलब ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, आने की प्रेरीज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया आपसे अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। देखिए यहाँ पे आप अगर मैप अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है, अमेरिका है। और यहाँ पे देखिए प्रेरी दिख रहा है आपको, है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पे क्या है। पेम्पास, कंपास, सहेल है, लानोस है, सिलवास है। ठीक है। सवाना है जो अफ्रीका में है ना। ये कैंटरबरी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। डॉन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला मकर रेखा भी गुजरा हुआ है, ये मकर रेखा गया हुआ इधर से, और ये कर्क रेखा इधर से गया हुआ है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये कलमकारी छापा देखिए कुछ इस तरीके से आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं खास करके कलमकारी का ये काम करती हैं। देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन ये तैयार किया जा रहा है, इसी को लोग क्या बोलते हैं? कलमकारी छापे। ठीक है। ये ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ भारत में और ईरान में ये कलमकारी जो छापे होते हैं वो उस तैयार मतलब कि कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई ग्राम पंचायत होती हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं? क्या होगा सही आंसर इसका? तो यहाँ पे देखेंगे कि जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? तो पहला है जिला परिषद, याद रखिएगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है कभी कभी, जिला परिषद। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पंचायत समिति, और तीसरा है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष पर का झुकाव कोण क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। ये 2014 में पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 27 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री? अभी शायद रिसेंटली जो 2023 में या 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, है ना, मार्च में, अप्रैल मार्च में जो हुआ था, उसमें भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कोण क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि कक्षीय समतल जब पूछा जाए तो आप 27 डिग्री नहीं लगाएंगे, तो फिर आप लगाएंगे 66.5 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये वाला जब मैप देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये देखिए कक्षीय समतल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये? 66.5 डिग्री। ठीक है। और अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है ये? तो ये तब कहेंगे 27 डिग्री। ठीक है। चलिए तो आगे इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्रों का एक कौन सा घटक नहीं है? आकार, दिशा, प्रतीक या दूरी? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रतीक है वो मानचित्र घटक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण घटक में से आकार जरूरी है ना, दिशा डायरेक्शन जरूरी है,
कौन सी किधर डायरेक्शन बता रहे हैं आप, और डिस्टेंस ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतीक, ये घटक नहीं है, ये सीटेट का आंसर भी है। यहाँ पे देखेंगे आप कि मानचित्र पर हम जो दर्शाते हैं कि इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाय द आपको हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, इस तरह से आपको चित्र दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसको हम लोग मैप में किस चीज़ से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए घास है, तो घास को कैसे दर्शाया जाएगा, इस तरीके से दर्शाया जाएगा, जबकि पेड़ को ऐसे दर्शाया जाएगा। अगर कहीं बस्ती कब्रिस्तान दिखाना है तो कुछ इस तरीके से दिखाना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रदान किया था। सॉरी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। क्या है कि रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? पहला ऑप्शन है इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था, या फिर प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, या फिर इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई गई थी, या फिर इसने अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। क्या कारण था कि रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 को विरोध किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसने व्यक्ति को स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर क्या किया था, लगाम लगाया गया था, ठीक है, और पुलिस को अधिक अधिकार दे दिए गए थे, जिसकी वजह से रॉलेक्ट एक्ट 1919 का विरोध किया गया था, ठीक है। आप देखेंगे कि रॉलेक्ट एक्ट मार्च 1919 को लागू किया गया, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। इस व्यवस्था में क्या था कि इस व्यवस्था के तहत मजिस्ट्रेटों के पास अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी संदेहास्पद में स्थिति में कोई व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करना चाहे उसे मुकदमा चला सकता था, ठीक है। और इसी में कहा गया था कि इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कानून भी कहा गया था। क्या कहा गया था? बिना अपील, बिना 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 अपील, बिना दलील, ठीक है, और बिना वकील। तो ये चीज़ भी इस कानून को कहा गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ऐसा नहीं था। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन सही है कि उन्होंने भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ भू राजस्व वसूला जाता था, बिल्कुल सही था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है। ये शर्त नहीं थी कि किसी की आयु 25 से 70 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट सत्व थे। वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त किया, बुद्ध की प्रतिमाएं, या फिर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, या फिर बौद्ध विद्वान। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही, कि वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था उन्हें बोधिसत्व कहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। पहला ऑप्शन है कि मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, गुफाएं जिन्हें मूर्तियाँ तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है, कि गर्भगृह वह स्थान था जहाँ पे मुख्य जो देवी या देवता होती थी वहाँ पे उनको रखा जाता था। जैसे होता था मेन मंदिर होता था, और उस मंदिर के जो अंदर सबसे अंदर में मेन जो होता था जहाँ पे देवता देवी को रखा जाता था उसमें लोग क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, पंपास, स्टेपी या डाउन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सवाना। सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। बाकी यहाँ पे तीनों देखेंगे तो ये शीतकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है। पंपास, स्टेपी और डाउन्स। डाउन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ध्यान रखना है आपको। सवाना तो मैंने बताया ये अफ्रीका का है, और पंपास सबका हो जाएगा अर्जेंटीना का, ठीक है। जबकि बात करें हम स्टेपी का तो ये एशिया में देखने को मिलता है, ठीक है, रूस में भी देखने को मिलेगा।
बाकी तो नाम तो मैंने कह दिया। एशिया तो एशिया के बहुत से क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे चीन हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है स्टेपी। डॉन्स मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, या शासक के जीवनी लेखन से। तो इसका जो सही आंसर है वो हैंसियोग्राफी संत के जीवनी के लेखन से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संत के आत्मकथा लेखन से संबंधित है हैंगियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, और दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। अब बताना है कि दोनों सही है, ये गलत है, एक सही है, या फिर ये भी दोनों गलत है, या फिर ए सही है और बी गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ तो सही है लेकिन बी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ही खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर समय आपको खाना उपलब्ध करवाना होगा, चाहे कंडीशन कैसा भी होगा। यदि कोई भूखे है तो उसको आपको भोजन देना है। तो ये खाद्य जो सुरक्षा है ये इसके नियम हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखना है कि जो खाद्य सुरक्षा है के तहत आपको याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी समय खाद्यान्न की उपलब्धता होनी चाहिए, ना कि केवल आपदा के समय। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे बी गलत है। ठीक है, सभी समय उपलब्ध होना चाहिए खाद्य सामग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि हो जाएगा डी, यानी कि 4। ए सही है और बी गलत है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है क्योंकि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, तो ये तो सही पॉइंट था। ठीक है, दूसरा आप समझ में आया क्योंकि क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, ऐसा नहीं है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर समय हर व्यक्ति को खाना भोजन सामग्री उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यह बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिसे पाइक कहा जाता था, तो ये गलत है। अहोम राज्य बेगार में निर्धन था, तो ये सही पॉइंट है। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, ठीक है, तो ये भी सही है। भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई, तो ये भी पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कि अहोम के बारे में ये गलत है कि अहोम राज्य के कुलों में विभाजित थे और जिन्हें पाइक कहा जाता था, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स देख लीजिए क्या है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिसे कुल संघ कहा जाता था, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि पाइक कहा जाता था, ये गलत हो गया था। पाइका जो होते थे पैदल चलने वाले सैनिक होते थे। अहोम राज्य का स्थापना भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करने के लिए की गई थी। यह लोग बेगार पर निर्भर थे। ठीक है, तो ये अहोम से कुछ संबंधित कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। चाणक्य के बहुत सारे विचार थे उनके पास, एक पुस्तक में लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र। तो इसका सही आंसर है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ऑप्शन नंबर यहाँ भी आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आगे पीछे कर लीजिएगा, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, यहाँ पे 3 कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे राजनीतिक के बारे में बहुत कुछ इसमें किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, वैसे हम बात करें कि इस किताब में क्या क्या लिखा गया है, तो इस ग्रंथ में देखेंगे कि राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ कुछ लिखा गया है, राज्य व्यवस्था। ठीक है, कृषि के बारे में भी कुछ कुछ बताया गया है, साथ में न्याय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और राजनीति तो खैर लिखा ही गया है। ठीक है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो सब चीज़ें लिखी गई हैं वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? संस्कृत में लिखी गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस ग्रंथ में बात करें हम तो 15 अधिकरण हैं, 15 अधिकरण हैं। ठीक है, और 150 अध्याय हैं,
और 180 उपविभाग हैं, ठीक है ना। और बात करें कितने श्लोक हैं, तो 6000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट है कि पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा पूर्व नामक वृक्ष, यहाँ इसको सुधार लीजिए, ये पूर्व नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए भुर्ज, भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा में लिखा गया कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो ये भी पॉइंट सही है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 सही हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा जाता था ये वाला चित्र, अब देख रहे हैं यही क्या है, ये भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर ये लिखा गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे बौद्ध मठ, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई गई जाती थीं, या फिर शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे, या फिर कृषि उत्पादन के प्रयुक्त लोहे के हलों का फाल था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। बताना है आपको कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। भित्ति कला, लघु चित्र, तैल चित्र या फिर परिप्रेक्ष्य विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तैल चित्र, ठीक है। देखेंगे आप कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ तैल चित्र का चलन प्रारंभ हुआ था। तैल चित्रण चित्र के उस अंकन विधान का नाम है जिसमें तेल में घोटे गए रंगों का प्रयोग होता था। अब देखेंगे कि 19वीं सदी में, कब 19वीं सदी में पूरे यूरोप में इसका प्रयोग बहुत अधिक हुआ था। और साथ में देखेंगे कि भारत में इस प्रकार का चित्र, आपका उस जगह का नाम है त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर के चित्रकार का नाम था, उस व्यक्ति का नाम जो था वो था रवि वर्मा, ठीक है। क्या नाम था उनका, रवि वर्मा। ये बहुत सारे इस तरीके के चित्र बनाए थे, ठीक है। उनका नाम क्या था, रवि वर्मा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ के थे, त्रावणकोर। चलिए आगे, अच्छा आप कमेंट कर बताइए कि ये त्रावणकोर किस राज्य में है। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कुषाण, पांड्य, चोल या चेर। क्या पूछा गया है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए कौन प्रसिद्ध था, कुषाण, पांड्य, चोल या चेर। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुषाण इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। फारसी, हिंदी, उर्दू या फिर अरबी। पूछा गया आपसे कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। फारसी, हिंदी, उर्दू या फिर अरबी। तो देखेंगे यहाँ पर कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में फारसी प्रशासनिक भाषा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। बताना आपको, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। गोंड, भोटिया या माला इरुलर या फिर भील। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का ही पूछा ना, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि भोटिया। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। जबकि आपको भील जनजाति कहाँ देखने को मिलेंगे, गुजरात में, ठीक है। गोंड कहाँ देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश।
ठीक है ना। और ये तो नाम से ही पता चल रहा है, खुद गेस कर लीजिए कहाँ मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और भोटिया तो आपको उत्तराखंड में हो ही गया। ठीक है, तो ये सब भी नाम आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है 29 नंबर आज का, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए 4। पहला ऑप्शन है, केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे समझते हैं कि वे संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया तो वे अदालत जा सकता है। या फिर केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा हनन किया गया है तो वे अदालत जा सकते हैं। या फिर सभी नागरिकों का अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राजनीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है, या फिर यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो अदालत में जा सकता है। तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि राज्य के द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो अदालत जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, और लगता है अंतिम प्रश्न भी है आज का। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, क्या है गठबंधन सरकार किसको कहते हैं, क्या इसका मतलब है। पहला कि चुनाव के बाद किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी भी दल होना चाहिए, है ना। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का साझेदारी, या फिर कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, यहाँ पे सत्ता होना चाहिए। ठीक है, सत्ता की साझेदारी, या फिर राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच सत्ता की साझेदारी, या फिर केंद्र राज्य और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। गठबंधन की सरकार उसको कहते हैं जब चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 दल क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक दल जब मिल करके जब सत्ता संभालते हैं, सत्ता की साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।